अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान हबीब है। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो टॉपिक जो सिलेबस में है या पेपर में आएंगे, मैं सिर्फ आपको वही टॉपिक करवाऊंगा। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू करेंगे अभी, दैट इज़ नोन एज बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को 1913 में नील बोहर ने प्रेजेंट किया था। नील बोहर एक डेनिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1913 में बोहर एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया था। अगर हम लोग बात करें बोहर एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री के ऊपर, अगर हम लोग बात करें इसकी हिस्ट्री के ऊपर, तो बोहर एटॉमिक मॉडल को 1913 में नील बोहर जो कि एक डेनिश केमिस्ट था, उसने प्रेजेंट किया था। तो बाज़ दफ़ा आपका एमसीक्यूज़ भी होता है यहाँ पे कि नील बोहर वास डेनिश केमिस्ट, रशियन केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट और ब्रिटिश केमिस्ट। ऑप्शन ए रशियन केमिस्ट, ऑप्शन बी जर्मन केमिस्ट, ऑप्शन सी ब्रिटिश केमिस्ट, ऑप्शन डी डेनिश केमिस्ट। तो नील बोहर डेनिश केमिस्ट था जिसने अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। बोहर एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की एम की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल? बोहर एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया गया था रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए। टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, रिमूवल ऑफ defects of Rutherford एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, उस मॉडल के अंदर जो वीकनेसेस थी, जो ड्रॉबैक्स थे या जो डिफेक्ट्स थे, उनको रिमूव करने के लिए, उनका सोल्यूशन देने के लिए बोहर एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया गया। इसका दूसरा एम क्या था? इसका दूसरा एम था ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे रदरफोर्ड ने जब क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक गैस भर दी। ठीक है, ये हमारे पास एक कोई भी मोनोटॉमिक गैस है। ये मोनोटॉमिक जो गैस थी, जब इसके ऊपर वाइट लाइट फॉल करवाई गई, जब इसके ऊपर वाइट लाइट फेंकी गई, तो जो सामने स्क्रीन थी, आपको पता है वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है। 7 कलर्स में से कौन कौन से कलर्स होते हैं? विब ग्योर। जो वाइट लाइट होती है उसमें वायलेट कलर होता है, इंडिगो कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, येलो कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है और रेड कलर होता है। लेकिन जब स्क्रीन के ऊपर देखा गया, तो स्क्रीन के ऊपर जो सामने स्क्रीन लगी हुई थी, उस स्क्रीन के ऊपर कुछ कलर मिसिंग थे। आपको वायलेट मिला, आपको इंडिगो नहीं मिला, आपको ब्लू मिला, आपको ग्रीन मिला, आपको येलो नहीं मिला, आपको ऑरेंज मिल गया, आपको रेड मिल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ कलर मिसिंग थे। इस स्क्रीन के ऊपर जो कलर्स अपीयर हुए, उसमें से कुछ कलर्स मिसिंग थे। तो रदरफोर्ड के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था कि यहाँ पे ये कलर्स मिसिंग क्यों हैं। तो इसका आंसर बोहर ने दिया था। तो बोहर इसको एक्सप्लेन करता है। तो बोहर बात करता है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता है। अभी हम लोग बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स के बारे में कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने कौन कौन से पास्टुलेट्स दिए। बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स के ऊपर बात करेंगे। ऊपर जब हम बात करेंगे
तो सबसे पहला जो पास्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का था वो ये था कि किसी भी एटम का एक सेंटर होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। किसी भी एटम के अंदर जो सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। उसे क्या जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। पहला पास्टुलेट ये था। अब दूसरा पास्टुलेट क्या था बोहर एटॉमिक मॉडल का? बोहर एटॉमिक मॉडल का जो दूसरा पास्टुलेट था उसमें यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेगा और फिक्स वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी भी सर्कुलर पाथ को गेन कर ले, नहीं, एक फिक्स सर्कुलर पाथ होगा, उस फिक्स सर्कुलर पाथ पर वो क्या कर सकेगा? रिवॉल्व कर सकेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो वो कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ हैं उनके ऊपर ही घूम सकता है। हर एक सर्कुलर पाथ पर वो नहीं घूम सकता, वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। हर एक सर्कुलर पाथ पे वो नहीं घूमेगा। वो फिक्स सर्कुलर पाथ जो होगा वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो फिक्स सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के बाहर कौन सा होगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो जब बात करेंगे फिक्स सर्कुलर पाथ की तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रूल है, अब पास्टुलेट में पहला पॉइंट दोबारा सुन लें। पहले पॉइंट में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, बोहर एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया कि जो एटम का सेंटर होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ पर तो वो सर्कुलर पाथ फिक्स्ड होंगे, वो हर एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर सकता, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर वो रिवॉल्व करेगा। अब फिक्स सर्कुलर पाथ के बारे में आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके बारे में अभी देखते हैं। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के बारे में बात की गई है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की बात की गई है, जो कि फिक्स सर्कुलर पाथ था। ये फिक्स सर्कुलर पाथ कौन सा पाथ हो सकता है? ये फिक्स सर्कुलर पाथ कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इस फिक्स सर्कुलर पाथ को आप डिसाइड करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बेस पे। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो ये कह रहा था कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर वो रिवॉल्व करेगा, लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल में उसने कहा कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे कुछ, उनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, फिक्स्ड होंगे। अब वो कौन सा रूल है जो हमें फिक्स सर्कुलर पाथ के बारे में बताएगा? ऐसे ऑर्बिट्स जिनका एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम उन NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर हो, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर हो, ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, जिनमें एंगुलर मोमेंटम h डिवाइडेड बाय 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है? बाज़ दफ़ा आपके MCQs होता है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व। बाज़ दफ़ा आपके MCQs होता है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग electron does not revolve, electron does not revolve, electron does not revolve। ऑप्शन है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन जिसके लिए रिवॉल्व नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूं यहां पे 1 डिवाइडेड बाय 1h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ऑप्शन बी 2h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ऑप्शन सी 3h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ऑप्शन डी 3.5h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ऑप्शन डी ये एक ऐसा एंगुलर मोमेंटम है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व, ये ऑर्बिट नहीं हो सकता। ये ऑर्बिट क्यों नहीं हो सकता?
ये ऑर्बिट इस वजह से नहीं हो सकता कि हमेशा यहाँ पर जो n की वैल्यू है उसे क्या होना चाहिए, उस n की वैल्यू को इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, उसको एक होल नंबर होना चाहिए। अगर वो होल नंबर होगा तो फिर उसके लिए रिवॉल्व करेगा, इंटीजर के लिए रिवॉल्व करेगा, ये पॉइंट में नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब पहला ऑर्बिट जो होगा वो 1h/2π होगा, दूसरा ऑर्बिट जो होगा वो 2h/2π होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5h/2π, आपने n को होल नंबर में पुट करना है। तो पहला ऑर्बिट जो होगा वो 1h/2π होगा, दूसरा ऑर्बिट 2h/π और तीसरा जो ऑर्बिट होगा वो 3h/π के बराबर होगा। तो इन्हीं ऑर्बिट, इन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ना इन ऑर्बिट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सिर्फ इन्हीं फिक्स सर्कुलर पाथ पर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, फिक्स एनर्जी के साथ और फिक्स वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेगा। जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किस चीज़ के, h/2π के। यानी वहां पर वो 1h/2π में रिवॉल्व कर सकता है, 2h/2π के रिवॉल्व कर सकता है, 3h/2π के रिवॉल्व कर सकता है, 4h/, ये जो n की वैल्यू है यहाँ पर पॉइंट में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। इन्हीं ऑर्बिट्स के ऊपर जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिवॉल्व नहीं करेगा जहाँ पर n इंटीजर नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाज़ दफ़ा हम लोग ये लिखते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। डिस्टेंस डिवाइड बाय लीनियर मोमेंटम अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि nh/2π के बराबर होगा। यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम बराबर है 2nh/2π। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, r मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है फिजिक्स में p किसके बराबर होता है, p रिप्रेजेंट करता है लीनियर मोमेंटम को, p = mv के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, mv लिखेंगे = nh/2π लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, mvr = nh/2π। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, इन इक्वेशन को साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है। इनको मैं साइड पे लिखूंगा, जो इक्वेशन डिराइव होगी उसे मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन डिराइव हुई है वो हमारे पास mvr nh/2π, ये सबसे पहली इक्वेशन जो हम लोगों ने डिराइव की। अभी हम लोग बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर, तो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस कहेंगे। तो रेडियस जो होगा, यानी जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, फिक्स सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे। हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिससे हम रेडियस को मेजर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियस के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और उस इक्वेशन को यूज़ कैसे करना है, उस पर एमसीक्यूज कौन से बनेंगे, इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो इसको अपने पास नोट कर लें। रेडियस को डिराइव करने से पहले एक छोटी सी एक और इक्वेशन है, उसको हम देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है कि जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द कौन सी फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहा है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म में।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी जो आपके पास Fc होगा, Fc बराबर हो जाएगा Fe के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिजिक्स में हम कूलम्बिक लॉ में पढ़ते हैं। कूलम्ब लॉ में क्या पढ़ते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किस चीज़ के बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है। अगर मैं न्यूक्लियस के चार्ज को Q1 कह दूँ और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं Q2 कह दूँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? Q1 और Q2। Q1 न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E कह दूँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E कह दूँ और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा? जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उसी को तो हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। चलें, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा उसे मैं Ze का नाम दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ Q1 Q2 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पुट करेंगे Ze और Q2 की जगह पुट कर लेंगे E पुट कर लेंगे, डिवाइड बाई r² हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यानी Ze का स्क्वायर हो जाएगा, E के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो Ze का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम लोग साइड पे लिख लेते हैं, ताकि हमें जो जो इक्वेशन ड्राइव होती जाएगी याद रहें। mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू Ze का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं अगर हमें रेडियस की इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो चलें रेडियस की इक्वेशन को इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ड्राइव करेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। रेडियस की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक बात आप लोगों ने याद करनी है। वो बात क्या है कि इक्वेशन नंबर ए का स्क्वायर लेकर b से डिवाइड कर लें। इक्वेशन नंबर ए का स्क्वायर लेकर b से डिवाइड कर लें। देखें इस साइड पे m आ रहा है, यहाँ पे भी m आ रहा है, यहाँ पे v आ रहा है, यहाँ पे भी v आ रहा है, यहाँ पे r आ रहा है, यहाँ पे भी r आ रहा है। अगर हम लोग इक्वेशन ए का स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद b से इसको डिवाइड कर लें तो क्या हमें रेडियस की इक्वेशन मिलेगी? यस, हमें रेडियस की इक्वेशन मिलेगी। कैसे? अगर हम लोग लिखते हैं mv r इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अगर स्क्वायर लिया जाए इस इक्वेशन का तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और पाई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे n² डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने क्या किया अभी? इक्वेशन ए का स्क्वायर लिया और इक्वेशन ए का स्क्वायर लेने के बाद क्या किया? उसको इक्वेशन बी से डिवाइड करने वाला हूँ। इक्वेशन बी क्या है आपके पास? इक्वेशन बी है mv² डिवाइडेड बाय r और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है Ze का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m² v² r² डिवाइडेड बाय, ये टॉप पे चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जाके, ये टॉप पे चला जाएगा और ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय mv का स्क्वायर हो जाएगा। उस साइड पे इक्वेशन के क्या बचेगा? उस साइड पे इक्वेशन के बचेगा n² h² डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 पाई का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा Ze का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Ze का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैसे देखेंगे? इस इक्वेशन में जो चीज़ें, जो टर्म्स कटेंगी उन्हें काटेंगे हम लोग। देखो कैसे हो जाएगा? m को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v को 2 बार लिख लेता हूँ, r को 2 बार लिखता हूँ, एक 3 r आ गए यहाँ
यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे v आ गया, तो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं यहाँ से कैंसिल करेंगे, n n h h और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई पाई, साथ में क्या हो जाएगा z e e, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 2v के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एक m के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2r कैंसिल हो जाएंगे, इन 2r के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक r बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा m r इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं आप, पाई को पाई के साथ कैंसिल करेंगे, 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे, और क्या कैंसिल हो सकता है, और जो है कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय z e का स्क्वायर। अब मज़ीद इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास, मज़ीद इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी था, एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे एक पाई भी रहता था, सॉरी यहाँ पे एक पाई भी रहता है, अभी m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई m यहाँ पे हो जाएगा पाई m e का स्क्वायर, और साथ में इधर क्या लिख लेता हूँ z लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है r इज इक्वल टू क्या बन रहा है, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर पाई m e का स्क्वायर n का स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब यहाँ पर बाज़ दफ़ा MCQs बोला जाता है, क्या MCQs कहा जाता है आप लोगों से, आप लोगों को कहा जाता है कि रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय ऑप्शन है आपको दे दिया जाता है E एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m e का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ABC, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर पाई m e का स्क्वायर, C ऑप्शन कौन सा है, C ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइड बाय पाई m e का स्क्वायर, ऑप्शन जो डी है वो आपका नन ऑफ दीज है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है यूज़ करेंगे हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/1 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4/1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4/2 लिख देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन कैसे होगा, देखो अगर Z की वैल्यू जब हाइड्रोजन का केस होगा तो एटॉमिक नंबर 1 पुट करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 पुट हो जाएगा, और यहाँ पर जो n पुट होगा, n मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट मैंने कौन सा दिया है, सेकंड ऑर्बिट, तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इस तरह का MCQs बोला जा सकता है। अब मजीद देखते हैं कि रेडियस के लिए, तो रेडियस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव हुई है। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन है r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e का स्क्वायर इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद करना है। अभी रेडियस की इक्वेशन को मजीद फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा। तो अभी रेडियस की जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की है वो है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m e का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ये तो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ये सारी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h प्लॉन्क कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e चार्ज कांस्टेंट है यहाँ पर। तो ये जो कांस्टेंट है अगर इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें
तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z आएगा। तो इसका मतलब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रेडियस के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेडियस के लिए इक्वेशन होगी वो होगी R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। बाज़ दफ़ा आपको जो वैल्यूज़ होती हैं वो एंगस्ट्रॉम में प्रोवाइड करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा जो रेडियस की यूनिट होती है वो एंगस्ट्रॉम में लिखनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा एंगस्ट्रॉम की यूनिट नैनोमीटर में लिखनी पड़ती है। तो आप एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करके भी इस फार्मूला को लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, R इज 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -1 नैनोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह हम लोग लिखें 10 की पावर -1 नैनोमीटर इनटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। तो यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 0.05, क्योंकि इस -1 को आप लोगों ने ख़त्म करना है यहाँ से, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, एक जब 1 डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0529 मल्टीप्लाई बाय इन नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z। तो एक और इक्वेशन भी हम लोगों ने रेडियस के लिए लिखनी है, वो कौन सी इक्वेशन डिराइव हो चुकी है, वो इक्वेशन है 0.0529 नैनोमीटर इनटू n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। तो अब इन इक्वेशंस को यूज़ कैसे करेंगे, इन इक्वेशन को यूज़ करते हैं और इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं सबसे पहले, तो इसको मिटा देता हूँ मैं सबसे पहले। ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट है, इसका अपना एक रेडियस है। ये हाइड्रोजन एटम का दूसरा ऑर्बिट है, इसका अपना एक रेडियस है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का तीसरा ऑर्बिट है, इसका अपना एक रेडियस है, इसका अपना एक रेडियस है। तो रेडियस R1 है यहाँ पे, रेडियस R2 है यहाँ पर, रेडियस R3 है यहाँ पे। तो इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग R1 फाइंड करेंगे, R2 फाइंड करेंगे और R3 फाइंड करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। चले शुरू करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम का पहला रेडियस फाइंड आउट करने का कहा जाए, हाइड्रोजन एटम का पहला रेडियस फाइंड आउट करने का कहा जाए तो क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोजन एटम का पहला रेडियस R1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, R1 इज इक्वल टू 529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब क्योंकि हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने R1 फाइंड करना है, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हम पहले ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करने वाले हैं, इस वजह से n की जगह पुट करेंगे 1 पुट करेंगे यहाँ पर, और z की जगह क्या पुट करेंगे, z की जगह हम लोग एटॉमिक नंबर पुट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, इसका मतलब R1 का जो आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। इसका मतलब R1 की वैल्यू आ चुकी है, तो R1 का जो डिस्टेंस होगा, यानी सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इस पॉइंट को शिफ्ट करोगे, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम के बजाय क्या लिखोगे, 10 की पावर 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो लिखेंगे R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इस -1 को ख़त्म करना है तो पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय इन नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 तो खत्म हो चुका है, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, नैनोमीटर में ये आंसर आ गया है। अगर नैनोमीटर में आंसर मांग रहा है तो नैनोमीटर में उसको आंसर दे दो, और अगर एंगस्ट्रॉम में आंसर मांग रहा है तो उसको एंगस्ट्रॉम में आंसर दे दो। अब हम रेडियस सेकंड ऑर्बिट के रेडियस की तरफ जा रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। अगेन R2 फाइंड करना है। R2 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला वही होगा, 529 मल्टीप्लाई बाय इन एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा यहाँ पर
देखो 0.529 उसी तरह से लिखना है आप लोगों ने। n क्या है, अब n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब हम सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 उसी तरह होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 ही होता है हाइड्रोजन का। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट है, मैं पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया, नीचे मैं 1000 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। अब 529 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 529 मल्टीप्लाई बाय 4 6, 3 ऊपर 1 नीचे 1 ऊपर, यहाँ पे 21 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो R2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2116 डिवाइडेड बाय 1000। अब इस 1000 को ख़त्म करने के लिए पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ये 1000 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉन में जो दूसरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.116 एंगस्ट्रॉन आ रहा है। 2.116 एंगस्ट्रॉन दूसरे रेडियस की बात है, यानी न्यूक्लियस से लेकर सेकंड ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेकंड ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो 2.116 एंगस्ट्रॉन है। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जस्ट पॉइंट को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट करने के बाद आपको वैल्यू नैनोमीटर में मिल सकती है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और इक्वेशन यूज़ करने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी ड्राइव करेंगे जो MCQs में पूछे जाते हैं। तो R3, अब बात करते हैं R3 की, यानी न्यूक्लियस से लेकर जो तीसरा ऑर्बिट है उस तक कितना डिस्टेंस बनेगा, R3 की बात करते हैं। तो R3 को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं इसको। R3 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, यहाँ पे हो जाएगा R3 इज इक्वल टू 529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 नहीं है 3 है, n की जगह पुट करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय z हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ार 9, z की वैल्यू इसी तरह 1 होगी। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, और एंगस्ट्रॉन में यहाँ पे इसको एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ है। 9 को मल्टीप्लाई करें 529 से, तो क्या आंसर आएगा, 9 को 529 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 ऊपर 6 नीचे 2 ऊपर 4 7। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, R3 विल बी इक्वल टू 4.761, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसी पॉइंट को नीचे लगाएंगे तो एंगस्ट्रॉन में जो हमारे पास आंसर आया वो इतना आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से वो कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन, और न्यूक्लियस से दूसरे ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है 2.116 एंगस्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है 4.761 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस होता है। अब हम देखेंगे कि पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट और तीसरे ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस क्या है, यानी डेल्टा आर अगर हम लोग फाइंड करें तो डेल्टा आर क्या आएगा। डेल्टा आर फाइंड करने के लिए हम लोग इसको खत्म करेंगे, यहाँ से बोर्ड क्लियर करेंगे, यहाँ से इसको अपने पास आप लोग नोट कर सकते हो, अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगर हम लोग डेल्टा आर लिखें, डेल्टा आर क्या होता है, ज़्यादा में से कम वैल्यू को माइनस करो आपको डेल्टा मिल जाएगा, चेंज मिल जाएगी। तो R2 माइनस R1 करते हैं, तो R2 माइनस R1, R2 यहाँ पे कितना है, R2 है 2.116 एंगस्ट्रॉन माइनस R1 कितना है, R1 है 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, लगभग ये 1.6 आंसर आएगा, 1.6 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। अगर हम लोग डेल्टा आर फाइंड करते हैं, अगर हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं R3 और R2 के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा, R3 की वैल्यू कितनी आई थी 4.7 एंगस्ट्रॉन
माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई थी, R2 की वैल्यू है 2.116 एंगस्ट्रॉन। अगर 4.7 में से 2.1 को माइनस करें तो 7 में से 1 6, 4 में से 2 तो आंसर आ गया डेल्टा आर जो हमारे पास आया वो आ गया 2.6। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे ये 1.6 का डिफरेंस दे रहा है और यहाँ पर ये 2.6 का डिफरेंस दे रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से ड्राइव होता है। बाज़ दफ़ा आपका एमसीक्यूज़ क्या होता है, एमसीक्यूज़ होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर, विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑप्शन है R2 माइनस R1, ऑप्शन बी R3 माइनस R2, ऑप्शन सी R4 माइनस R3, ऑप्शन डी R5 माइनस R4। तो कौन सा डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। क्यों, हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूजन ड्राइव कर लिया। क्या कंक्लूजन ड्राइव किया कि R2 माइनस R1 हमेशा कम होता है R3 माइनस R2 से, हमेशा कम होता है R4 माइनस R3 से कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इस ऑर्डर को देख लेना। यानी अगर मैं एटम को डायग्रामेटिकली शो करूं तो ये डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये डिफरेंस ऐसे निकलेगा। यानी न्यूक्लियस के बाहर जो पहला ऑर्बिट है वो कैसे होगा, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से बाहर जो पहला ऑर्बिट है वो इतने डिस्टेंस पे है और जो दूसरा ऑर्बिट है वो यहाँ पे है और जो तीसरा ऑर्बिट है वो यहाँ पे है। फिर करते करते ये लाइनें और करीब आती जाएंगी, करीब आते आते ये करीब होती जाएंगी। तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो तो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता जा रहा है, यानी जो शेल्स के दरमियान जो फासला है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस इंपॉर्टेंट ऑर्डर को आप लोगों ने याद करना है। तो एमसीक्यूज़ आपके और भी बन सकते हैं यहाँ से, रेडियस से। रेडियस की जो इक्वेशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एमसीक्यूज़ जो होता है वो होता है फॉर थर्ड ऑर्बिट lowest value of third orbit will be which one of following have lowest value for थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के लिए किसकी वैल्यू सबसे कम होगी। एक बात याद रखना, बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर एप्लीकेबल है। ऐसे एटम जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं के ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है। ये बोहर एटॉमिक मॉडल है, ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे एक्सप्लेन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या 3 इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन क्या दिए होंगे। लेट्स सपोज आपको ऑप्शन दिए हुए हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। लेकिन कब 1 होते हैं हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन, जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाए। लिथियम का एटॉमिक नंबर, यानी लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाएं तो फिर इसके पास, लिथियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और डी ऑप्शन यानी बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसके 3 लॉस किए जाएं तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन सारी स्पीशीज़ के ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा। अब देखना यह है कि बेरिलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस ज़्यादा होगा या लिथियम का ज़्यादा होगा, हीलियम का ज़्यादा होगा या हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग इस फार्मूला के ऊपर गौर करें तो जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
यानी जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस के। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा रेडियस उतना ही कम होगा। तो किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसका जो रेडियस होगा वो लोवेस्ट होगा। क्यों? कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी, जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपका, ये मैंने आपको इधर हिंट दे दी है, इस हिंट को यूज़ करते हुए इस एमसीक्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। बाद दफ़ा एक और तरह से इसका एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है इसका एमसीक्यूज़? जैसे आप लोगों को कह दिया जाता है कि बताओ if the radius of first orbit of hydrogen is x, what will be third radius of हाइड्रोजन एटम? ऑप्शन है आपको दे दिया जाता है 3x, ऑप्शन बी 9x, ऑप्शन सी 27x, ऑप्शन डी आपको दे दिया जाता है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा? तो हमेशा याद करना, आप एक छोटा सा फार्मूला याद कर लें कि अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस x है तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितने गुना इंक्रीज होगा, कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो n² है। आप लोगों से पहला ऑर्बिट कितना है? x है, तो थर्ड ऑर्बिट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप n की जगह 3 पुट करके चेक कर लें, 3 3 जार कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 9x का आंसर ठीक होगा। तो ये था रेडियस के बारे में। तो रेडियस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। अब ऐसे भी आपको दे सकता है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम डाईपॉजिटिव आयन। अगर आपके पास लिथियम है, उसके ऊपर चार्ज है +2, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो कहते हैं इसका जो रेडियस है सेकंड ऑर्बिट का रेडियस या थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करके दे दो। और थर्ड ऑर्बिट का मतलब, या इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर ये लिथियम का न्यूक्लियस है तो ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन K शेल से जंप करके M शेल में चला जाए, बताओ लिथियम के इस डाईपॉजिटिव आयन का रेडियस क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? लिखोगे R = 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई n² डिवाइडेड बाई z। अब क्या फाइंड आउट करोगे इसमें? यहाँ पे लिखोगे 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n कितना होगा, क्योंकि आपको शेल नंबर पता है, L भी नहीं है, M है। M कौन सा शेल है? तीसरा शेल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 3² डिवाइडेड बाय z। z कितना होता है लिथियम के केस में? लिथियम के केस में जो z होता है वो 3 होता है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करेंगे 0.529 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जार क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा 7 टू कैरी 8 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आएगा। तो 1.587 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है। रेडियस से इसी तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं, तो केयरफुली इन फार्मूलाज को याद करना है। रेडियस की इक्वेशन ड्राइव करने का बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने आपको कि जो इक्वेशन ए है उस इक्वेशन का स्क्वायर लें और उसको b से डिवाइड करें, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो रेडियस की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए क्या इक्वेशन होगी। तो फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे उनके ऊपर एमसीक्यूज बनते हैं। तो अभी देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब
न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा तो उसकी अपनी एक वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें जो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी वो है mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। इस इक्वेशन को यूज़ करें, mvr इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ पे रेडियस की इक्वेशन यूज़ करें, m इंटू v इंटू रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास? रेडियस है एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई का स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसको ऐसे लिख सकते हो। अब एम के साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बाकी? हमें v एक साइड पे रखना है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सारा डिवाइड और उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, NH मल्टीप्लाई बाय पाई ई का स्क्वायर इंटू z डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डिवाइडेड बाय आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर n का स्क्वायर इंटू 2 पाई। अब पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक n के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा e का स्क्वायर इंटू z डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट h इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट h, यहाँ पे 2 है तो इसको मैं पहले ले आया हूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट h मल्टीप्लाई बाय क्या रह जाएगा? n रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू z डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? z डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। तो यहाँ पर e क्या है? चार्ज है जो कि कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। जब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी फॉर एनी शेल विल बी इक्वल टू, यहाँ से आंसर मिलेगा आपको 2.18 या 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड इंटू z डिवाइडेड बाय n। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव हुई है। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन जो डिराइव हुई है इसको अपने पास याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ एनी शेल विल बी इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 इंटू z डिवाइडेड बाय n इन मीटर पर सेकंड। जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए। एक और इक्वेशन भी आप लोगों को मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। क्या इक्वेशन है? आप किसी भी, लेट्स सपोज करें आप किसी भी ऑर्बिट की जो वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, किसी भी ऑर्बिट की जब आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आपको पता है, क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय z डिवाइड बाय n। लेट्स सपोज करें आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय n। तो इक्वेशंस को साथ साथ आप लोगों ने याद करना है, इनको सीखना है, इनको ड्राइव करने का तरीका क्या है और इनके ऊपर कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं ये भी आप लोगों ने देखना है। तो ये था वेलोसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, उसके लिए क्या इक्वेशन हो सकती है। तो इन इक्वेशंस को अपने पास नोट कर लेना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ के बारे में। जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, तो जब न्यूक्लियस के गिर्द शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स सर्कुलर पाथ पर, तो उस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होगी। वो एनर्जीज दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस एनर्जी की वजह से है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी का स्क्वायर के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी अभी। वेलोसिटी का क्या फार्मूला था?
वेलोसिटी का जो फार्मूला आया था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू ई का स्क्वायर था डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय n। अब वेलोसिटी की इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, mv² की जगह पुट करेंगे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मैस इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? ई का स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू n, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m e की पावर 4 z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मैस इंटू ई की पावर 4 z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे दोबारा से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m e की पावर 4 z m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर हो जाएगा, और z को मैं साइड पे लिख देता हूँ, z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर। अब ये जो सारे कांस्टेंट हैं, मैस कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, e चार्ज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, जब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? उस आंसर को हम लोगों ने लिखना है। जब इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर n का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको देखना है हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मज़ीद काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मूवमेंट जिस एनर्जी की वजह से होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे होते हैं तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होगा? पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, ना सिर्फ पोजीशन की वजह से होती है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी दो ऑब्जेक्ट को करीब, दो मैसेज को करीब रखेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। दो चार्जेस को जब एक दूसरे के करीब रखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो चलें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर रिवॉल्व कर रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ वर्क होती है, ये वर्क की फॉर्म में होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये बराबर होती है वर्क डन के। अब वर्क डन कितना है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज है? Ze चार्ज है, प्लस फॉर्म में है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें आप लोगों ने चार्जेस को साइंस के साथ पुट करना है। कैसे? अब यहाँ पे वर्क डन किस चीज़ के बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फोर्स कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे चार्ज कितना है? चार्ज Q1 कितना है और Q2 कितना है? चार्ज जो Q1 है वो है आपके पास Ze का प्लस Ze चार्ज है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस E चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय R है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ RR। एक R के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो क्या होगी? Z माइनस Ze का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। अब हमें R की वैल्यू पता है। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी
विल बी इक्वल टू माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम ई का स्क्वायर, पाई एम ई का स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर भी है डिवाइडेड बाय जेड भी है। तो अब थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी, यहाँ पे क्या है माइनस जेड ई का स्क्वायर है, जेड ई का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो थर्ड टर्म है ये फर्स्ट टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट टर्म के साथ जब जाके मल्टीप्लाई होगी तो पाई हो जाएगा इंटू एम हो जाएगा, ई की पावर 2 हो जाएगी इंटू जेड हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर जेड ई का स्क्वायर, जेड ई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आएगा जेड ई का स्क्वायर, ई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा ई की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे ई की पावर 4 इंटू एम, जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 जेड है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। अब अगर इक्वेशन के ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन के नीचे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आंसर बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड ई का, जेड का स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय 8, 4 2 जार 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जार 8, ऊपर तो 2 मैंने उसी तरह लिख दिया है वापस, 4 2 जार 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर एन का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 4 2 जार 8। मज़ीद इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, मज़ीद आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जेड माइनस, ये जो 2 है इसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, ये -2 कहलाएगा मल्टीप्लाई बाय जेड को मैं आखिर में लिख देता हूँ, जेड का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर भी मैं नीचे वाली टर्म से उठा के साइड पे कर देता हूँ, बाकी क्या रह जाएंगे आपके पास, बाकी रह जाएंगे ई की पावर 4 एम, ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी के केस में अभी क्या पढ़ा था, ये कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के केस में अभी क्या पढ़ा था, ये कांस्टेंट किस चीज़ के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के केस में ये पढ़ा था कि ये जो कांस्टेंट होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फार्मूला डिराइव किया गया। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को भी इधर लिख लेते हैं। तो हमें टोटल एनर्जी जब निकालनी होगी, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो डिराइव हुई है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 इनटू जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है, यानी एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उस ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल मिला के कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ई एन का मतलब होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, तो टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, -2, यहाँ पे कितना है -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
10.6 मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हो? मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हो कि अगर प्लस एक्स हो माइनस कितना एक्स हो माइनस 2x हो तो क्या लिखेंगे? आंसर कितना आएगा? सिर्फ x आंसर आएगा, सिर्फ x नहीं माइनस x आंसर आएगा। ऐसे लिखते हो मैथमेटिक्स में इसको। तो इसको कैसे लिखोगे? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये एनर्जी की वैल्यू के साथ माइनस का साइन क्यों आया है? एनर्जी की वैल्यू के साथ माइनस का साइन इस वजह से आया है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को दी है। वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो न्यूक्लियस ने उसको दी हुई है। इस वजह से ये माइनस का साइन शो हो रहा है। माइनस का साइन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है ये न्यूक्लियस की एनर्जी है। ये एनर्जी न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को दी हुई है। अगर न्यूक्लियस की ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर से ख़त्म हो जाए तो इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व भी नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी भी ख़त्म हो जाएगी और ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। ये न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हो यहाँ पे? टोटल एनर्जी को। अब टोटल एनर्जी को बाज़ दफ़ा डिफरेंट यूनिट्स में पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। तो टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट के मज़ीद क्या क्या फार्मूलाज हैं? तो लिख सकते हैं आप लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 21 किलो जाउल पर एटम। ये पर एटम की फॉर्म में है, किलो जाउल पर एटम की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, सिर्फ जाउल में लिखना चाहते हैं तो 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 18 जाउल पर एटम हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहते हो, कैसे लिखना चाहते हो? अर्ग पर एटम में लिखना चाहते हो तो माइनस 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 11 अर्ग पर एटम की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। अगर आप इस एनर्जी को लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो? और मज़ीद कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ कर सकते हो? 13 माइनस 13 साथ सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर भी लिखना होता है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या लिखना है? मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यहाँ सब में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर आप लोगों ने लिखना है। जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पर है? ये वैल्यू है किलो जाउल पर मोल में। ये वैल्यू आपको मिलेगी किलो जाउल पर मोल में मिलेगी। तो ये सारी की सारी इक्वेशंस हैं जो आप लोगों ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए याद रखना है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 भी आपको याद करनी होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। ये भी इसकी एक क्या होती है? इक्वेशंस होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो इन एनर्जीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स अभी डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चले इसको मिटाते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं आप लोग। इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। जो यहाँ पे इक्वेशन मैंने ड्राइव की थी वो क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। जो एनर्जीज होती हैं, एनर्जी की डिफरेंट जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी की डिफरेंट टर्म्स क्या होती हैं। याद रखिएगा, एनर्जी बाज़ दफ़ा एनर्जी को कहा जाता है कि जो एनर्जी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी कौन सी हो सकती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी की वो अमाउंट
जो चाहिए होती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड to remove electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is known as ionization energy। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली डेल्टा E विल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक एटम है, उसका ये वैलेंस शेल है या आखिरी शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आपने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर लेके आना है, यानी आप न्यूक्लियस के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहे हो, बाहर लेके आ रहे हो, एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हो। जब एटम आयन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर चला जाएगा। पहले वो उसके शेल में था, जब उसके वैलेंस शेल से निकल गया तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर चला गया। तो जब हम लोग इसका एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी एट इन्फिनिटी लेवल माइनस एनर्जी इन वैलेंस शेल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन्फिनिटी लेवल इज ज़ीरो, माइनस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इन्फिनिटी लेवल पर जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। एक वक्त आएगा इन्फिनिटी डिस्टेंस पर जाकर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन उसके ऊपर ख़त्म हो जाएगी। तो वो कैटाइन या एनाइन कैटाइन बन जाएगा जब उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इन्फिनिटी लेवल पर अब यहाँ पर जो एनर्जी आ चुकी है, यानी डेल्टा E यहाँ पे किस चीज़ के बराबर है? डेल्टा E विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल क्या होगी? यही फार्मूला होगा उसका 13.6 माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 13.6 मल्टीप्लाई बाय Z का स्क्वायर डिवाइड बाय N का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी अगर आप लोगों ने अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो यही फार्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। नोट कर लें इसको अपने पास। आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा हमारे पास एनर्जी की एक और टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, आप उसको इतना पोटेंशियल दें कि उसकी एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है तो आप उसको इतनी एनर्जी दें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसको फाइंड आउट करने का वही फार्मूला होता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी के फार्मूले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के फार्मूले में वोल्ट जो है यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एक और टर्म होती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एटम के शेल से, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। The amount of energy required to remove an electron from any shell of an atom is known as binding energy। उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो यही फार्मूला होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। जब आप इन्फिनिटी की एनर्जी को एनी शेल की एनर्जी से माइनस करेंगे, क्योंकि डेल्टा निकालना है हम लोगों ने, डेल्टा E क्या है? डेल्टा E बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एट इन्फिनिटी डिस्टेंस माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन एनी शेल इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन्फिनिटी लेवल इज जीरो माइनस क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन एनी शेल, एनी शेल मीन किसी भी शेल में एनर्जी होगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे En। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, En ही आएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको बराबर करेंगे। आपको पता है एक ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको फाइंड आउट किया जाता है 13.6 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 2 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ होगा। प्लस का साइन क्यों यूज़ होगा, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है। माइनस माइनस के जो साइन है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ पे जो साइन देगा वो प्लस का साइन देगा। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का ये फार्मूला होता है। बाइंडिंग एनर्जी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं, किसी भी एटम के बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं, जिसमें पहला शेल की जो एनर्जी होती है वो E1 होती है, पहले शेल की जो एनर्जी होती है वो E1 होती है, दूसरे शेल की जो एनर्जी होती है वो E2 होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी की अमाउंट चाहिए E1 शेल से E2 शेल में जाने के लिए उससे एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको डेल्टा E से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट चाहिए होती है उसे एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो एनर्जी 1 ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की अमाउंट देनी पड़ेगी, तब वो E2 में चला जाएगा। तो वो क्या एनर्जी की अमाउंट होगी जो उसको देनी पड़ेगी, डेल्टा E होगा। तो डेल्टा E यहाँ से निकालें, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू, बाकी आप क्या लिखेंगे, माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको एनर्जी की इक्वेशन आती है, एनर्जी की इक्वेशन मैंने क्या ड्राइव की थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे आप लिखेंगे E का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, m E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा z, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, n लिखेंगे, n का स्क्वायर इनटू z का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला था आप लोगों ने ड्राइव किया अभी। तो डेल्टा E यहाँ पे मैं लिखूंगा n1, क्या लिखूंगा, n1 का स्क्वायर हो जाएगा या n2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस me का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर। अब n1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा E विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे जो कॉमन है वो है me का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय n2 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय n1 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिवाइड बाय n2 डिफरेंट है, नंबर ऑफ शेल डिफरेंट होंगे, एक E2 है एक E1 है, तो एक 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बाकी सारा कॉमन मैंने ले लिया और साइड में मैं z का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा E विल बी इक्वल टू, ये वाला कांस्टेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या था, ये वाला कांस्टेंट जो था वो -13 पॉइंट कितना होता है, वो -13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय n का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा E क्या निकल के आएगा, डेल्टा E निकल के आ जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप इसको किलो जाउल पर मोल में भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप इसको किलो जाउल पर मोल में भी, किलो जाउल पर एटम में भी, जाउल पर एटम में भी, अर्ग पर एटम में भी फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे 13.6 है तो उसके लिए वैल्यूज़ क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, जो मैंने आपको लिखवा दी है कि अर्ग पर एटम में क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे,
किलो जूल पर एटम या पर मोल में क्या पुट करेंगे, तो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप एक्साइटेशन एनर्जी की भी डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। तो ये आपके पास क्या था, ये था एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी चाहिए होती है जो फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो कि एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। तो एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो चलें इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एनर्जी की डिफरेंट इक्वेशंस हैं, डिफरेंट यूनिट्स में इनकी वैल्यूज़ हैं, इनको आपने देख लेना है और इनको आपने याद करना है, ताकि आप लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपको ये वैल्यू आनी चाहिए। तो कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज हमें कहा गया है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है, उसका जो पहला ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी है वो 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी E1 कितनी है, 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताएं इसके फिफ्थ शेल में एनर्जी कितनी होगी। हाइड्रोजन के लेट्स सपोज हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो इसका जो फिफ्थ ऑर्बिट होगा उसमें कितनी एनर्जी होगी, उसको फाइंड आउट करें। तो बहुत ही आसान फार्मूला है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय, बात किसकी हो रही है, हाइड्रोजन एटम की हो रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे z कितना हो जाएगा, ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट फिफ्थ है, एटॉमिक नंबर 1 है यहाँ पे, फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट 32 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। तो 25 और 34 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा, 1.6 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है। बाज़ दफ़ा पूछ सकता है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी एनर्जी है तो फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकता है, जैसे आप लोगों को कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि अगर सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए इसके ऊपर बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इसके 10 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, 10 टाइम इसको आयोनाइज कर लें, अगर हम इसको 10 टाइम आयोनाइज करें तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बोहर मॉडल एप्लीकेबल होगा। अब इसके पहले शेल में से जो इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी। तो एनर्जी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जहाँ पे जो चाहिए होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो चाहिए होगी वो हमें देनी है किलो जूल पर मोल में देनी है। जब हमें किलो जूल पर मोल में देनी है इसकी एनर्जी, तो हमें उस तरह की इक्वेशन यूज़ करनी है। क्या इक्वेशन होती है, उसकी इक्वेशन होती है 13 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर इनटू किलो जूल पर मोल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11 का स्क्वायर हो जाएगा। कि कौन से ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट है तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सोडियम एटम में से पहले ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी वो -13 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाज़ दफ़ा इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई एटम है उसके पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो x है, तो बताएं उसके दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, उसके दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए भी आपको इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। जो वो इक्वेशन क्या यूज़ करनी पड़ेगी, E1 मल्टीप्लाई बाय z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। लेट्स सपोज करो ये क्या है, लिथियम डाई पॉजिटिव आयन है, लिथियम डाई पॉजिटिव, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें से ख़त्म किए, कैंसिल किए, 1 बच जाएगा।
2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एक, तो बोहर मॉडल अप्लाई होगा लिथियम के ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे En विल बी इक्वल टू E1 कितना है x और मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन सा ऑर्बिट है इसका, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर। En कितना हो जाएगा, En हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा 9x। तो आपको ऑप्शन बाज़ दफ़ा दे देगा कि 9x होगा, ऑप्शन बी दे देगा 25x होगा, ऑप्शन सी दे देगा 27x होगा, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दीज होगा। तो इस तरह से करके एनर्जी में से सवाल पूछे जा सकते हैं। बाज़ दफ़ा वो आपसे कहता है कि लिथियम डाई पॉजिटिव आयन के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करके दो, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे उसको, देखो ज़रा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इन केस ऑफ लिथियम, लिथियम +2 चार्ज आयन, एनर्जी बराबर हो जाएगी, लेट्स सपोज वो पूछ रहा है किलो जूल पर एटम की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे किलो जूल पर एटम की फॉर्म में तो एनर्जी इसके बराबर होती है 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -21 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर इन किलो जूल पर एटम की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, E2 विल बी इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -21, जेड कितना है यहाँ पे 3 है, 3 3 9 हो जाएगा, और ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट है, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे E2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 विल बी इक्वल टू -2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -21, 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 4, फिर लिखेंगे E2 विल बी इक्वल टू -218, यहाँ से मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया, नीचे क्या लगा लिया 100 लगा लिया, 4 अपनी जगह पर ही है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -21 है, 9 है। अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ 400 हो जाएगा, या 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, फिर 2.1 आएगा। अब इस 2.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपने लिखना होता है यहाँ पे, चले इसको लिख लेते हैं, E2 इज इक्वल टू 100 कैंसिल करके यहाँ पे दोबारा पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4 ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग 0.428 समथिंग, इस तरह से इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, जो कि क्या होगा, किलो जूल पर एटम की फॉर्म में होगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एनर्जीज डिफरेंट तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी का भी फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला है, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी फार्मूला बना दिया मैंने, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का फार्मूला भी है, एक्साइटेशन एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का, ये सारी एनर्जीज हमें कैलकुलेट करनी होंगी। तो एनर्जीज़ के फार्मूलाज को याद करना है और उनके ऊपर जो MCQs बनेंगे उनको सॉल्व करना है। तो एनर्जी का टॉपिक यहाँ पे क्लोज हुआ, और अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एज वी नो डेट डिफरेंस इन एनर्जी विल बी इक्वल टू h इंटू म्यू। जब फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे छोड़ना है, डेल्टा E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ पे h मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें एनर्जी को पता है, एनर्जी की इक्वेशन क्या थी, एनर्जी की इक्वेशन थी me का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर था यहाँ पे। चलिए z के स्क्वायर को मैं साइड पे लिख लेता हूँ। एनर्जी में डिफरेंस की जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी निकाली थी, n2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय n1 की पावर 1, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, m, यहाँ पे h भी तो है, ये h की पावर पहले 2 थी, यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m e की पावर 2 डिवाइडेड बाय h e का स्क्वायर, h का स्क्वायर नहीं
h की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n 2 की पावर 1 माइनस n 1 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे। साथ में z का स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू m e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जो एनर्जी निकलेगी वो वेव की फॉर्म में निकलेगी, उस वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अगर यहाँ पर हम लोग इसका लिख दें, क्या लिख दें, यहाँ पे h का क्या था, स्क्वायर था, h की पावर 3 आ चुका है यहाँ पे। अब अगर हमें वो कहे कि आपने वेव नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। आपको पता है यहाँ पर जो वेलोसिटी है v इक्वल टू क्या है, एफ लैम्डा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो म्यू है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा कर लूँ, इसको भी मैं उल्टा दूँ, म्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। म्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास इक्वेशन फिर क्या बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन जो हो जाएगी m e का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h की पावर 3 साथ में वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n की पावर 2 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n की पावर 1 की पावर 1। यहाँ पे हो जाएगा z का स्क्वायर और इक्वेशन के साइड पे क्या रह जाएगा बाकी, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा वेव नंबर के बराबर होता है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये सारे कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे कांस्टेंट, ये जो बाकी सारे कांस्टेंट है इनको रेडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है और इनकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 1 इंटू n2 की पावर 1 माइनस n1 की पावर 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेव नंबर, जो कि क्या हो जाएगा, जिसकी यूनिट हो जाएगी m-1। तो वेव नंबर के लिए आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। एक और बात भी याद रखना, रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट, अगर इसको मैं 1/r लिखूं तो ये 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। किसी MCQs में आपको ये तंग नहीं करेगा, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। 1/r लिख कर वहाँ पे 911 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। तो ये सारी की सारी इक्वेशंस थी जो कि आपके सामने ड्राइव करनी थी और उनसे MCQs बनाने थे। आज के लिए इतना ही है। आप इस चैनल के ऊपर फीडबैक भी दे सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कहीं से आपको प्रॉब्लम है, तो उसको आप बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।